नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं धान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, धान की नर्सरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी उसकी उन्नत किस्में हैं जिनका आप चुनाव करें जिससे आप उसका अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएं। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। अगर इसकी खेती आप अपनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इसकी नर्सरी आप बेहतर तरीके से तैयार करें, तभी आपको इसका अच्छा उत्पादन हासिल हो पाएगा। और इसकी नर्सरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के सस्य विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई.एस. शिवे। डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान धान की खेती से जुड़ना चाहते हैं और वो उन्हें धान की नर्सरी तैयार करनी है, तो सबसे पहले ये बता दें कि नर्सरी तैयार करने के लिए उचित समय क्या है, साथ ही साथ जगह का या फिर कहें कि मिट्टी का चुनाव वो किस प्रकार करें, बताएं इसके बारे में। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, धान जो है हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और खरीफ के मौसम में सभी प्रदेशों में उगाई जाती है। इसका जो है क्षेत्रफल लगभग, जैसा आप जानते हैं, 80 से 85% धान की पैदावार जो है खरीफ के मौसम में की जाती है। और इस समय आपने जो है रबी की सारी फसलें काट ली हैं, उनकी थ्रेसिंग कर ली है और उनको अपने घर में भंडारित कर लिया है या बाज़ार में बेच दिया है। अब इसके बाद में बात आती है कि धान की नर्सरी किस तरीके से तैयार करें और कहाँ करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है धान की नर्सरी उगाने के लिए उसका खेत का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। खेत का चुनाव ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पे पानी का स्रोत हो। तो सबसे पहले इस चीज़ का सुनिश्चित करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धान की नर्सरी उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पानी का स्रोत पास हो वहीं नर्सरी उगानी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी के लिए ये ज़रूरी है कि मिट्टी जहाँ उपजाऊ अच्छी उर्वरता वाली मिट्टी होनी चाहिए और उसमें जो है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यदि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा नहीं है तो उसमें जो है हम गोबर की गली सड़ी खाद ज़रूर डालें, जिससे कि उसमें जो है पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो है हमारे पोषक तत्व जो हैं वो भी अच्छे ढंग से नर्सरी को मिलते हैं, धान की नर्सरी को मिलते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी जो काम है वो स्थान का चुनाव करना है। और स्थान का चुनाव करने के बाद में अब बात आती है कि नर्सरी कब लगा सकते हैं, सही समय क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी भारत में हमारे लगभग सभी प्रदेशों में धान को उगाया जाता है और देश के सभी भागों में लगभग खरीफ में उगाया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय है नर्सरी उगाने का। लेकिन ये बात ध्यान रखने की होती है कि नर्सरी की उम्र जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित करते हैं, तो उसकी जो है 20 से 25 दिन की नर्सरी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र की नर्सरी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमको उससे अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त हो। जैसे कि कुछ किस्में कम अवधि वाली हैं तो उनके लिए उगाने का समय जो है थोड़ा लेट भी उगा सकते हैं, और मध्यम अवधि की किस्में हैं उनको थोड़ा लेट उगा सकते हैं। लेकिन जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनको जो है मई के लास्ट में आप नर्सरी उगाने के लिए मई के आखिरी सप्ताह से लेकर 10-15 जून तक जो है आप नर्सरी लगा सकते हैं, ताकि आपकी नर्सरी की उम्र जो है 20 से 25 दिन के बाद में मुख्य खेत के अंदर जो है रोपित की जा सके। तो इस तरीके से जो है नर्सरी का लगाने का समय विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दशाओं में अलग अलग होता है और किस्मों की अवधि के ऊपर भी निर्भर करता है। जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, आपने बताया कि किस्मों का काफ़ी महत्व होता है जब हम समय की बात करते हैं। तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर उन्हें नर्सरी तैयार करनी है? तो किसान बहनों और भाइयों, किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए ये ज़रूरी होता है कि किस्मों का सही चुनाव किया जाए अपने क्षेत्र विशेष के लिए। तो धान के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अच्छी किस्मों का, जो अनुमोदित किस्में हैं आपके क्षेत्र के लिए, उन्हीं का चुनाव करें। और यदि आप धान की खेती जो है विभिन्न परिस्थितियों में करना चाहते हैं, कोई जल्दी लगाना चाहता है, कोई लेट से लगाना चाहता है, और कोई लंबी अवधि की किस्मों की काश्त करना चाहता है, कोई जो है हाइब्रिड किस्म हाइब्रिड धान की खेती करना चाहता है, और बहुत से किसान भाई बहन जो हैं
हमारे यहाँ जो बासमती की किस्में हैं उनको उगाना चाहते हैं तो उन्हीं को जो है चुनें जिनके लिए आप विशेषकर उसकी खेती करना चाहते हैं और किस उद्देश्य के लिए खेती कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो है धान की किस्मों को 3 भागों में बांटा गया है, लंबी अवधि की किस्में और मध्यम अवधि की किस्में और कम अवधि की किस्में। कम अवधि की किस्में जो हैं वो लगभग हमारी 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। जो मध्यम अवधि की किस्में हैं वो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो लगभग 130 से 150 और 160 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है। और इसके साथ साथ यदि आप कम अवधि की किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार से चुनें। उनमें से प्रमुख किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे कि आगेती किस्में 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। PNR 381, PNR 162, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, सहभागी धान, संपदा, ये कुछ किस्में हैं जो कम अवधि की हैं, लगभग 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। लेकिन फिर मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं को चुनें। इसके बाद आती है कि जो मध्यम अवधि की किस्में हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, उनमें कुछ प्रमुख किस्में जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सरजू 52, पंधान 10, पंधान 12, पंधान 16, पंधान 18, पंधान 19, IR 64, कोंट डोरा, सनालू, गोंत्रा, विधान 1, खांडागिरी, महामाया एवं नवीन, ये आदि किस्में ऐसी हैं जो लगभग 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हैं जो लंबी अवधि की किस्में हैं वो इस प्रकार से हैं, उनमें से आप अपने अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं, जो लगभग 130 से 140 दिन में पक के तैयार होती हैं। पूसा 44 जो है लगभग पंजाब में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है और बहुत ही अच्छी किस्म है। इसकी पैदावार जो है लगभग 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर है। PR 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359, मैसूरी, लहलाट, नरेंद्र 8002, पूजा, प्रतीक्षा, रानी धान, रंजीत, सांभा, मसूरी एवं स्वर्णा सबवन ऐसी किस्में हैं कि ये लंबी अवधि की है और जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, बाढ़ वगैरह आती है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ साथ जो है कुछ किसान भाई जो है संकर किस्मों की खेती करना चाहते हैं। तो जो संकर किस्में हैं उनकी विशेषता ये है कि आपको उनका बीज हमेशा साफ ही लेना पड़ेगा, हर साल बीज खरीदना पड़ेगा और किसी प्रमाणित संस्था से आपको बीज को लेना है। अपने घर का बीज उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो किसी प्रमाणित संस्था से बीज को लेकर चुनाव कर सकते हैं। ये जो संकर किस्में हैं धान की वो इस प्रकार से हैं। पंत संकर धान 1, पंत संकर धान 3, KRH 2, PSD 3, GK 5003, प्रो एग्रो 64 44, प्रो एग्रो 6201, प्रो एग्रो 62 19, DRH 3, इंदिरा सोना, रुचि, नरेंद्र शंकर धान 2, PHB 71, PRH 10 जो है ये हमारी पूसा संस्थान से निकाली गई है और ये पहली ऐसी हाइब्रिड है जो सुगंधित भी है और अधिक पैदावार देती है। तो इन जो भी मैंने ये संकर किस्में बताई हैं अपने आप अनुमोदित क्षेत्र के लिए चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आती है बहुत से किसान जो हैं बासमती धान की खेती करना चाहते हैं। तो बासमती की बहुत सारी किस्में हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं और ये किस्में इस प्रकार से हैं। पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती नंबर 1, पूसा बासमती 6 जिसको हम पूसा 1401 के नाम से भी जानते हैं, पूसा बासमती 1121। इसका दाना जो है बहुत लंबा होता है और बहुत अच्छी किस्म है और इसका जो है बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ जो है उन्नत पूसा बासमती 1 जिसको हम पूसा बासमती 1460 के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ जो है पूसा बासमती 1728, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1509,
पूसा बासमती 1609, ये ऐसी किस्में हैं जो पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी जैसे हरियाणा बासमती नंबर 1 है, और इसके साथ साथ से करनाल के यहाँ करनाल से भी निकाली गई हैं जो बासमती टाइप की हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं जी। अब इसके बाद अब बात आती है कुछ ऐसी किस्में हैं जो सुगंधित हैं, अधिक पैदावार देती हैं, लेकिन वो बासमती की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो उनमें से भी चुनाव कर सकते हैं। वे किस्में इस प्रकार से हैं: पूसा 1612, पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, और इसके साथ साथ जो है पूसा 1592 और पूसा राइस हाइब्रिड 10, इसको भी सुगंध के उसमें चुन सकते हैं। अब बहुत से किसान भाई बहन जो हैं ऊसर भूमि में खेती करना चाहते हैं धान की, तो उसके लिए जो है सामान्य किस्मों को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो ऊसर भूमि के लिए अनुमोदित की गई हैं उनमें से ही चुनना चाहिए। जैसे कि ऊसर धान 1, इसके बाद आता है नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 3, IR 8, झोना ऊसर धान 1, CSR 10 और CSR 30, ये दोनों किस्में जो हैं हमारे CSSRR करनाल से निकाली गई हैं और बड़ी अच्छी किस्में हैं जो लवणता के ऊपर ही काम करते हैं। तो इनमें से कोई भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाई और बहनों, अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छी अनुमोदित किस्में हैं उसकी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, कृषि विभाग से ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कृषि विश्वविद्यालय ICR का कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है आप अपने अच्छे ढंग से करें, और उसके साथ साथ जो है बीज जो है किसी प्रमाणित संस्था से लें, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, या हमारा स्टेट सीड फार्म कॉरपोरेशन है, या हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, यहाँ से भी हमारा बीज मिलता है। तो यह कृषि विश्वविद्यालय जो भी आपके क्षेत्र में या आपके प्रदेश में है वहाँ से चुनें, और बीज जो है प्रमाणित संस्था से ही प्राप्त करें। जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, ये थी कुछ धान की प्रमुख उन्नत किस्में जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार हमारे कृषि विशेषज्ञ ये भी सलाह दे रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं का चुनाव करें, और उनके बीज आप कहाँ से ले सकते हैं इसके बारे में भी अभी आपको जानकारी मिल गई है। अब बारी आती है कि बीजोपचार किस प्रकार किया जाए, खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी की तैयारी के बारे में, और साथ ही साथ कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं धान की खेती के लिए। तो आइए आज के हमारे कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शिवे, अब बारी आती है बीजोपचार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है खेती किसानी में। तो कैसे करें बीजोपचार धान के बीजों का, इसके बारे में बताएं। बीज का उपचार जो है बहुत ज़रूरी होता है धान का नर्सरी लगाने के लिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, यदि आप अपने घर का धान यूज कर रहे हैं नर्सरी उगाने के लिए, उसका जो है आप नमक के घोल में 10% नमक के घोल में, अर्थात 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाल कर उससे उपचारित करें। उससे उपचारित करना यूँ ज़रूरी हो जाता है, यदि आपके कुछ दाने खाली होते हैं तो जो खाली दाने होंगे नमक के घोल में ऊपर तैरने शुरू हो जाएंगे, जो भरे हुए दाने हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है नमक के घोल से उपचारित करें, जो खाली दाने हैं उनको निकाल दें, और जो साफ दाने हैं उनको जो है आप फिर 2-3 बार स्वच्छ पानी से धोएं नमक के घोल के उपचारण के बाद में।
फिर उसके बाद जो है आप बीज को उपचारित करने के लिए प्रति किलोग्राम बीज के लिए धान का 2 ग्राम जो है हम किसी कवकनाशी दवा का इस्तेमाल करें, जैसे कि कार्बनडाइजाइम है या बावस्टीन है, तो इनमें से कोई सी भी मिल जाए। और इसके साथ साथ जो है 0.25 ग्राम हमारी जीवाणुनाशी, जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या एग्रोमाइसिन है, ऐसी दवा लें। तो प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इन दोनों दवाइयों को मिलाएं और मिलाने के बाद में पानी में घोल दें, और जितना बीज की ज़रूरत होती है उस हिसाब से दवा को पानी के अंदर मिला दें। और इसको जो है पूरी रात भिगो कर रखेंगे और सुबह फिर निकाल के इसको फर्श पे फैला देंगे, और फर्श में फैलाने के बाद में तब थोड़ा सूख जाएगा। फिर इसको जो है किसी बोरे के अंदर भर के रख देंगे और हल्का हल्का पानी डालेंगे। तो इस तरीके से बीज का उपचार करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है हमको ये भी ध्यान रखना है, यदि हम किसी प्रमाणित संस्था से बीज ले रहे हैं तो वो भी जो है बीज के साथ साथ कभी कभी दवा अंदर डाल देते हैं। यदि वो दवा नहीं डाल रहे हैं तो अपने बाज़ार से दवा को खरीदना है और बीज को किसी भी कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी से इस्तेमाल करके उसका बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है रोपाई से पहले। जी बिल्कुल डॉक्टर श्रिवे, बीजोपचार तो आपने बता दिया कि किस प्रकार कर सकते हैं हमारे किसान। अब आपसे जानना चाहेंगे कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और अगर खेत में वो बीज डाल रहे हैं तो उसका तरीका क्या है? हमारे उत्तरी भारत में जो है और दक्षिण भारत में भी 2-3 तरीके से नर्सरी उगाई जाती है, लेकिन उन सब में प्रमुख रूप से जो हमारी गीली क्यारी विधि है, इससे जो अच्छी पैदावार लेने के लिए नर्सरी तैयार करते हैं तो अच्छी नर्सरी हमको मिलती है। सूखी क्यारी विधि से भी उगा सकते हैं, डेपोक मेथड से भी उगा सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से चर्चा यहाँ भीगी क्यारी विधि जो है उसकी करना चाहूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है खेत को, जो भी आपने खेत चुना है, पानी का जो स्रोत है उसके पास में 2-3 बार जुताई कर लें, समतल कर लें। उसके अंदर जो है हम ऐसा बताते हैं कि नर्सरी 1 हेक्टेयर की जो नर्सरी में हमें रोपित करने के लिए नर्सरी उगाते हैं, उसके लिए लगभग 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 टन गली सड़ी गोबर की खाद डालें, और इसके साथ साथ जो है हम 10 से 12 किलोग्राम यूरिया और 12 से 15 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 4 से 5 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 से 2.5 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट, इन सब को जो है हम खेत के अंदर डालें जहाँ पर नर्सरी उगा रहे हैं। अब इन सब को डालने के बाद में पानी भर कर 2-3 बार जुताई कर दें। जुताई करने के बाद में हम पानी भर के जुताई करते हैं। पानी भर के जुताई करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो क्योंकि हमारी लेव बन जाती है, लेव का मतलब पडल हो जाती है, तो हमारे जो हैं पानी जो नीचे बहने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो कणों में भर जाते हैं सैंड सिल्ट में, और पानी का निक्षालन कम होता है। तो इस तरीके से हम पानी भरने के बाद में फिर जब पानी थोड़ा सूख जाता है तो आवश्यकता अनुसार जो है हम 1.25 मीटर से 1.5 मीटर क्यारियाँ चौड़ी बनाते हैं। लंबाई जो है हम लगभग 10 मीटर रखते हैं, लेकिन इसको आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं लंबाई को। चौड़ाई जो है 1.25 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में ही होनी चाहिए। अब जब आपने क्यारियाँ बना ली हैं, पानी कम हो गया है, तो जो हमारा जमा हुआ बीज है, जो आपने बीज उपचारित किया था, उसको जो है बीज को डालें, और बीज को इस तरीके से डालें, बीज की मात्रा जो लगभग हमारी डालने की ज़रूरत पड़ती है। मोटे अनाज वाली किस्मों के लिए 25 किलोग्राम जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की ज़रूरत पड़ती है, जो हम 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उगाते हैं। और इसके साथ साथ जो महीन किस्में हैं, जैसे कि हमारी बासमती टाइप की हैं, उनकी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और जो हाइब्रिड है उसकी लगभग जो है हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज को डालते हैं। तो बीज को डालने के सही समय जो है शाम के वक्त, जब हमारा हवा वगैरह ना चल रही हो, तो उस समय डालना चाहिए खेत के अंदर जो उपचारित बीज है। और बीज को डालने के बाद में अच्छे ढंग से डालने के बाद में ऊपर से जो है आप किसी पुआल वगैरह, जैसे कि हमारा गेहूं का बचा हुआ पुआल है, या हमारा किसी और दूसरी फसल का बचा हुआ गन्ने की पत्तियां हैं, उनको डाल दें, ताकि हमारे जो चिड़ियाँ दानों को चुगती हैं उनको न चुगें, और उसके साथ साथ जो है हमारा ऊपर से जो है नमी का संरक्षण भी हो जाए। जब इस तरीके से हम बीज को डालते हैं तो हमारा बीज का जमाव अच्छा होता है और हमको अच्छी नर्सरी मिलती है। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि विधि क्या है हमारे जो बीज लगाने की। अब आपसे जानना चाहेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें ताकि जो पौध है वो स्वस्थ हासिल हो पाए?
जी, पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ पैदावार हमको तभी मिलेगी जब हम अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे। धान की नर्सरी उगाने के लिए वैसे तो हम बताते हैं मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। यदि आपने किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं कराया है तो जो हम खेत का चुनाव करते हैं 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, उसमें जो है लगभग हमको 1000 किलोग्राम जो हमारी गोबर की गली सड़ी खाद है उसको डालते हैं, और इसके साथ साथ जो है 10 से 12 किलोग्राम जो है हम यूरिया डालते हैं, और 12 से 15 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, और 5 से 6 किलोग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटास, 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालनी चाहिए। इनको जो है जब हम आखिरी पडलिंग करते हैं, आखिरी जुताई करते हैं पानी भरने के खेत में, पानी भरे हुए खेत में, उस समय डालना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर अच्छे ढंग से मिल जाए, और उसके बाद में ही जो है हमको नर्सरी का बीज डालना चाहिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करना है। और कभी कभी जो है नर्सरी के अंदर लगाने के बाद में हरिमाहीनता की समस्या आ जाती है। हरिमाहीनता जो है नर्सरी के अंदर जो है वो लौह तत्व की कमी की वजह से आती है। तो यदि ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी नर्सरी जो है 10 से 12 दिन की हो गई है, तो फेरस सल्फेट का 1% घोल जो है उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और घोल की मात्रा जो है वो लगभग 60 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। 60 से 65 लीटर प्रति हमको 700 से 800 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन धान की नर्सरी में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी कदम होता है अगर आपको अपनी जो पौध है उसको स्वस्थ बनाए रखना है उसके लिए। डॉक्टर शिवे, आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। अगर नर्सरी में खरपतवार हो जाती है तो उससे हमारी जो पौध है उसकी गुणवत्ता पर काफ़ी असर पड़ता है, तो कैसे इनकी रोकथाम की जाए? जहाँ पे हम धान की नर्सरी लगाते हैं वहाँ पे खरपतवार नियंत्रण का करना बहुत ज़रूरी होता है खेत के अंदर। तो जब हमारी 10 से 12 दिन की नर्सरी हो जाती है तो खरपतवार हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, खुरपी से भी निकाल सकते हैं। यदि किसी कारणवश जो है धान की नर्सरी के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं तो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्यूटाक्लोर जिसको हम मिचेची के नाम से जानते हैं, उसकी जो है 120 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोल बना के जब हम धान की बिजाई करते हैं, बीज डालने के 2 से 3 दिन बाद कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से धान की नर्सरी के अंदर हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर शिवे कि हमारे जो किसान हैं वो अपनी नर्सरी में, जो धान की नर्सरी है उसमें पानी का प्रबंधन किस प्रकार करें? किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में जब हम धान की नर्सरी उगाते हैं उस समय पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है धान की नर्सरी के अंदर, क्योंकि हमारा तापक्रम बहुत होता है, और तापक्रम ज़्यादा होने से वाष्पोत्सर्जन भी हमारा ज़्यादा होता है। तो धान की नर्सरी हम जब लगाते हैं, जब हल्का हल्का पानी होना चाहिए खेत के अंदर, और फिर बाद में जो है हमको उसमें खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए, बल्कि नमी मेंटेन करनी है हमको जब तक उसका अच्छे ढंग से जमाव नहीं होता है। जब उसका जमाव हो जाता है तब हमको हल्का हल्का पानी रखना चाहिए, और पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, यदि पानी की कम उपलब्धता है तो फव्वारे से भी हम पानी दे सकते हैं नर्सरी के, जिस क्षेत्र में हम नर्सरी उगा रहे हैं। लेकिन यदि आप पानी जो है किसी पानी के स्रोत से दे रहे हैं, जैसे कि हमारा हाइडेंट है, या हमारा जो ट्यूबवेल है, या हमारा पंप सेट है, या हमारा कैनाल का वाटर है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी लगाते समय नर्सरी पानी के अंदर डूबनी नहीं चाहिए, बल्कि जो है हल्का हल्का पानी हो। तो इस तरीके से प्रबंधन रखना है, और पानी की कमी भी नहीं आनी चाहिए, इतना कम भी पानी लेने लगाना है। तो पानी का प्रबंधन जो है गर्मी के दिनों में नर्सरी उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अच्छी नर्सरी प्राप्त करने के लिए। विशेषकर यदि हमारी हरिमाहीनता की समस्या आती है, लौह तत्व की कमी आती है, तो वो आयरन तत्व की कमी की वजह एक ये भी होता है कि खेत के अंदर पानी न रहना। तो इस चीज़ का प्रबंधन आपको ज़रूरी करना है, पानी हल्का हल्का रखना है, समय समय पर पानी देते रहना है। जी बिल्कुल डॉक्टर शिवे, आपने धान की नर्सरी तैयार करने के लिए और साथ ही साथ किस्मों के चुनाव के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको धान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी हाँ, धान की नर्सरी आप कब तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका आपको चुनाव करना है, बीज कहाँ से ले सकते हैं, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ लेंगे। अगले अंक में किसान भाइयों बहनों फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना वायरस